अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन और देखेंगे डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ। सबसे पहले समझ लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या चीज़। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये कहता है कि the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass। पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। अगर मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखूँ, जनरल इक्वेशन, ए जो है यहाँ पे कोई भी ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड जैसे कि आपको पता है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनके मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कितने मोल ए यूज हो रहे हैं और कितने मोल बी यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब अगर मैं देखूं, जो पहली लाइन कह रही है वो ये कहती है कि जो सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे आपस में, उसका जो रेट होगा, यानी कि रिएक्शन रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना मास मैं इन रिएक्टेंट का यूज करूंगा उतना ज़्यादा रेट इस रिएक्शन का होगा, यानी कि उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आगे बढ़े। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये जो बात कह रहा है इसको समझ लें। और ये कह रहा है कि जो पूरे केमिकल रिएक्शन का रेट होगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, जो पूरा केमिकल रिएक्शन हमारे पास टोटल हो रहा होगा, उसका जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगी इनके एक्टिव मासेस की। एक्टिव मासेस यानी कि जितना हम यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्टेंट। एक्टिव मास मतलब यानी कि लेट सपोज कि ए का मैंने कुछ मास लिया और कुछ मास बी का लिया, यानी कि इनके जो मासेस यूज हो रहे होंगे रिएक्शन में, वो हमारे पास एक्टिव मास कहलाएगा। और इनके एक्टिव मास का प्रोडक्ट यानी कि ए और बी, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन देख रहा हूँ तो ए और बी जो हमारे पास इनका मास और इनके मास का प्रोडक्ट हमारे पास पूरा जो है वो जो है केमिकल रिएक्शन का रेट डिफाइन करेगा। यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फॉरवर्ड बढ़ेगा, या रेट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास, यानी कि जो प्रोडक्ट का हमारे पास एक्टिव मास होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन वो ज़्यादा होगा। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन था। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। यहाँ पे वही हाइपोथेटिकल एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म की। इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने पीछे बात की कि ए जो है और बी जो है हमारे पास वो रिएक्टेंट है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो इनके नंबर ऑफ मोल्स है, जो कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं। अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन में हमें कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे द रेट
the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactant। यही बात यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करिए कि जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर मैं जो रिएक्टेंट हमारे पास यूज होंगे उनके मास का प्रोडक्ट ले लूँ। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। जब भी मैं ये रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा और इनमें हम जो रिएक्टेंट लिखेंगे उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, यानी कि ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और बी को मैंने अलग स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है तो वो बी की कंसंट्रेशन को यहाँ पे डिफाइन करेगा। तो इनको कभी भी राउंड ब्रैकेट में हमें नहीं लिखना, एक्सप्रेशन गलत हो जाती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि इनके जो मास होगा वो यहाँ पे या कंसंट्रेशन वो इसके अंदर हम इस तरीके से लिख देंगे। और जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जैसे ए यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट ए की बात करूं तो इसका जो हमारे पास मोल्स था उसको हम ब्रैकेट के बाद पावर में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे स्मॉल ए पावर में आ गया और बी रिएक्टेंट के लिए बी के जो मोल्स थे स्मॉल बी वो ब्रैकेट के बाहर पावर में लग जाते हैं। अब मैथमेटिकली हम अगर देखें तो इज इक्वल्स टू ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है तो हमारे पास इज इक्वल्स टू आ जाता है और इसकी जगह कोई कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे के एफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है जिसे हम के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है अभी, यानी कि ए और बी जब रिएक्ट करेगा आगे कुछ प्रोडक्ट बनाएगा तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड हमारे पास फॉर्म होगी इसकी भी इसी तरीके से रेट जो है रेट इक्वेशन हम लिखेंगे। रिवर्स रिएक्शन के लिए हम आर आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वहाँ पे आर एफ से रिप्रेजेंट किया था तो यहाँ पे आर आर से हम इसको इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल रहा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, जो है जो हमारे पास ऊपर हमने ए और बी यहाँ पे डाल दिए थे क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही थी। अब जब के बैकवर्ड रिएक्शन की बात होगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हमारे पास जो मौजूद हैं जैसे सी और डी तो वो ए और बी की जगह यहाँ पे हम सिंपल उसी तरीके से पुट कर देंगे। वैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, उसकी जगह इज इक्वल्स टू लिखा और यहाँ पे कांस्टेंट आया हमारे पास के आर जिसे हमने के आर से रिप्रेजेंट किया और ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट कहलाता है। अब आपको ये पता है कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन हम देखते हैं तो जब भी रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है उस वक्त इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं होता। और जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होगी तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन इनकी बढ़ेगी, जीरो से बढ़ना स्टार्ट होगी। यहाँ पे कम हो रही है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड में बढ़ती है। अब एक वक्त आता है क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है
अब जब ये दोनों साइड की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो उस इक्वल होने को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाता है। यानी कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में फॉर्म होता है, यानी कि रिवर्सेबल रिएक्शन भी और फॉरवर्ड रिएक्शन भी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। अगर मैं अब क्या करूँ आगे, इनकी वैल्यूज को आर एफ की और आर आर की जो है एक्सप्रेशन जो हमने बनाई थी यहाँ पे, जो कि के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी, इनके प्रोडक्ट को मैं इस आर आर की जगह डाल दूं और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्सप्रेशन थी वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ मैं लिख दूं, तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाएगी इस तरीके से। अब क्या करेंगे, मैथमेटिकल जो हमारे पास टर्म होती है कि अगर मैं के आर को इज इक्वल टू पे इस तरफ लेके जाऊं के एफ की तरफ, तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन को मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेके जाऊँ सी कंसंट्रेशन और डी कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो भी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो सिंपल यही किया हमने। तो के एफ डिवाइड बाई के आर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई, और सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन, ये एक यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। अब अगर मैं देखूं तो ये के एफ और के आर, ये जो हमारे पास बन रहा है चीज़, ये बराबर होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, यानी कि एक जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाता है तो वो एक कांस्टेंट तरीके से रिएक्शन अपना हो रहा होता है अंदर ही अंदर, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में फॉर्म हो रहे होते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को हम के सी से जाहिर करते हैं, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो के एफ डिवाइड बाई के आर की जगह मैं यहाँ पे के सी से रिप्रेजेंट कराऊंगा, बाकी एक्सप्रेशन पूरी वैसी रहेगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाती है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जो हम ड्राइव करना चाह रहे थे। तो ये इक्वेशन जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे ऊपर वाली जो साइड है, ये प्रोडक्ट साइड हमारे पास कहलाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं देखूं कि के सी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। इसे आपने याद रखना है, आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी आपके पास होंगे। तो एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ ज़रा। यहाँ पे एक रिएक्शन हमारे पास मौजूद है। इसमें क्या हो रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस वो ऑक्सीजन के साथ कर रही है रिएक्ट। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। ये एक कंडीशन में हम हमारे पास फॉर्म हो रही थी, कुछ टेम्परेचर कुछ प्रेशर इसको देना पड़ता है, 450 अराउंड 450 के करीब टेम्परेचर देना पड़ता है, तो ये रिएक्शन हमारे पास होता है। तो ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा।
अगर वो कंडीशन मैं ख़त्म कर दूं तो क्या होगा, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा से ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। यानी कि क्या होगा, रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि जो रिएक्टेंट हमारे पास था वो वापस से आ जाएगा। तो ये रिएक्शन रिवर्सेबल रिएक्शन है। अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखूं, के सी एक्सप्रेशन में अगर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन बाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है के एफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड था, तो सल्फर डाइऑक्साइड आ गया कंसंट्रेशन ए। अगर मैं देखूँ वहाँ पे पीछे जैसे यहाँ पे हमारे पास ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, तो ए की जगह यहाँ पे क्या आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। इसी तरीके से वहाँ पे बी जो था, बी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है। और मैंने कहा था कि जो मोल्स होंगे वो क्या चले जाएंगे, पावर में, ब्रैकेट के बाहर पावर में। तो इस तरीके से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ SO3 हमारे पास मौजूद है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसकी एक्सप्रेशन जब मैं लिखूंगा तो आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जिसे मैं कहूँगा इज इक्वल्स टू KR रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट। और एक ही प्रोडक्ट मौजूद है तो उसकी कंसंट्रेशन सिंपल आ जाएगी। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जैसे हमारे पास सी था, डी तो है ही नहीं मौजूद क्योंकि एक ही प्रोडक्ट मौजूद है। तो सी को अगर मैं देखूँ तो सी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, SO3। और सिंपल उसके मोल्स को मैंने बाहर पावर में लिख दिया। तो ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगी। अब अगर मैं केसी की एक्सप्रेशन देखूँ तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल यही करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है हमारे पास, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो एक्सप्रेशन बनी थी उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड पे ऊपर की तरफ लिख देंगे। और रिएक्टेंट साइड वाली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्सप्रेशन बनी थी उसको हम नीचे की तरफ लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है। तो ये जो एक्सप्रेशन बन गई हमारे पास, के सी इज इक्वल्स टू SO3 कंसंट्रेशन ऑफ SO3 स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 जो कि रिएक्टेंट है उसका स्क्वायर, और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास जो है इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन फॉर्म हो गई। यानी कि इसके ज़रिए से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई कैलकुलेट करने के लिए कहे कि कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है और जो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, इस पूरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना हो और कंसंट्रेशन गिवन हो तो इस फॉर्मूले के ज़रिए, इस एक्सप्रेशन के ज़रिए मैं इस पूरी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर प्रेजेंटेशन तैयार करके अपलोड करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।